अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का न्यू सिलेबस जो कि 2025 में आया है पंजाब बोर्ड का, आज हम उसके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होंगे। तो देखते हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर्स। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो स्पेस में डिस्टेंसेज होते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज होते हैं, उसको लाइट ईयर में नापते हैं। और 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि इस बात का मतलब क्या है। बच्चों इमेजिन करें कि ये हमारा प्यारा प्लैनेट है। लेट्स कॉल दिस आवर वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। इसका नाम आपको पता है, ये हमारा सबसे प्यारा प्लैनेट अर्थवा है। और दूर किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि एक स्टार है। आप इमेजिन करें कि आप यहाँ से एक स्पेसशिप पर बैठते हैं और स्टार तक पहुँचते हैं। अर्थवा से आप स्पेसशिप पर बैठकर एक स्टार तक पहुँचते हैं। तो सारी बात है कि अर्थ से लेकर उस स्टार तक का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो डिस्टेंस कितना होगा। बच्चों अब चूँकि ये बहुत ही दूर होता है, तो हम इस डिस्टेंस को नॉर्मली किलोमीटर या मीटर के यूनिट्स में नहीं नापते हैं, हम इसको लाइट ईयर के यूनिट्स में नापते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज जो होते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान के डिस्टेंसेज जो हम नापते हैं वो बेसिकली कहाँ से नापते हैं, लाइट ईयर के यूनिट से नापते हैं। अब लाइट ईयर के यूनिट का मतलब क्या है। इमेजिन करें कि आप यहाँ से अर्थ से किसी स्पेसशिप पर बैठते हैं और स्पेसशिप पर बैठकर आप स्टार तक जाते हैं। अब हम ये बात मान लेते हैं कि आपकी जो स्पेसशिप की स्पीड थी, यानी जिस स्पीड पर आपका स्पेसशिप स्टार तक जाएगा, उसकी जो रफ्तार थी वो रोशनी की रफ्तार के इक्वल है। यानी अर्थ के ऊपर से लेकर स्टार तक आप जिस भी रफ्तार पर जा रहे हैं वो रफ्तार किसको इक्वल है, रोशनी की रफ्तार के इक्वल है। और अगर इस रफ्तार से जाते जाते, इसी स्पीड से ट्रैवल करते करते आपको तकरीबन 1 साल का अरसा बीत जाता है, तो हम कहेंगे कि अर्थ और स्टार के दरमियान का फासला कितना था, वो था 1 लाइट ईयर। तो बेसिकली 1 लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो रोशनी 1 साल में ट्रैवल करती है। यानी अगर आप 1 साल तक रोशनी की रफ्तार से चलते रहें, पूरा 1 साल आप रोशनी की रफ्तार से मूव करते रहें, तो आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसको आप लाइट ईयर बोलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मामला क्या था कि हम अर्थ से स्टार का डिस्टेंस निकालना चाहते थे, जो कि मैंने आपको बताया कि आप बेसिकली वो किस में नापते हैं, वो लाइट ईयर के यूनिट्स में नापते हैं। और लाइट ईयर का क्या मतलब है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल करें और 1 साल तक ट्रैवल करें तो आपका ट्रैवल करता फासला कितना होगा, 1 लाइट ईयर। अब वो आपसे पूछता क्या, वो कहता है स्पीड ऑफ लाइट इज़ दिस। अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, देन व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो आप बताओ कि लाइट ईयर की वैल्यू मीटर्स में कितनी होती है। चले इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो, आपने मीटर्स बताने हैं और मीटर आपको पता है क्या होता है, मीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है ना। यानी बेसिकली आपने क्या बताना है, आपने डिस्टेंस बताना है। अब गौर कीजिएगा, बड़ी आसान बात है। आप लोगों ने इससे पहले 9th क्लास की फ़िज़िक्स में ये बात पढ़ ली है कि जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और स्पीड आपके पास ये दे दी गई है, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम आपको दिया गया है 1 ईयर। 1 साल में रोशनी ट्रैवल करती है। अब आपको पता है टाइम का यूनिट ईयर नहीं होता, बल्कि टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो हम पहले इस ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ईयर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसी वैल्यू को यहाँ अपने आंसर में पुट करेंगे फार्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 साल को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान काम है, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात बच्चों, 1 साल 1 ईयर। तो मुझे बताएं कि 1 साल में आपके पास दिन कितने होते हैं। तो ये बात सबको पता है कि 1 साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं। तो हम लिखेंगे 1 ईयर 1 साल, और 1 साल में हमारे पास दिन कितने होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। ये डेज़ में आ गई बात। अच्छा मुझे बताएं कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स आ जाएगा। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो लेट्स से कि आपके पास 365 × 24 आवर्स करने पर आंसर आता है 8760 घंटे। यानी 1 साल में 8760 घंटे होते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास हमने इसको अब कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो आप मुझे बताएं कि 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं। तो 8760 घंटे आ गए, इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं।
जब आप 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 525,600 मिनट्स। एक साल में इतने मिनट्स होते हैं। अब चूंकि आपका आंसर मिनट्स में आ गया यानी 525,600 मिनट्स, तो मुझे बताएं कि एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 60 सेकंड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर आंसर विल बी 31,536,000 सेकंड्स। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास सेकंड आ गए एक साल में कितने होते हैं, इतने सेकंड होते हैं एक साल में। अब चूंकि आपके पास सेकंड आ गए हैं तो आप ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस और हमें पता है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला बच्चों हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, स्पीड की वैल्यू आपको बताई हुई है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और बच्चों टाइम अभी हमने निकाल लिया 31,536,000 सेकेंड्स। सबसे पहली बात कि ये वाला पर सेकंड और ये वाला सेकंड फोर्थ हो गए। बाकी दोनों चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेटर पे आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर्स। ये कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, आपका सेम आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इतना डिस्टेंस आपकी बॉडी ट्रैवल करती है एक लाइट ईयर में, 9.5 × 10⁻15 मीटर्स। सो आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 1.1 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.2, राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, इससे पहले मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन को कहते हैं। तो आप जब भी अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो वो आपको कहेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो पहला सवाल देखें, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो अगर आप गौर करेंगे मैंने भी आपको सॉल्व करवाया एक साल में कितने सेकंड होते हैं, एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। 1 ईयर, एक साल में दिन कितने होते हैं 365 डेज़, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे। तो आपके पास आ जाएगा 24 आवर्स। ठीक है जी। तो अगर आपने आवर्स निकालने हैं तो आपके पास 8,760 घंटे आ जाएंगे। एक साल में 8,760 घंटे होते हैं, 8,760 आवर्स। आवर्स में आपके पास आंसर आ गया। अब आपने मिनट्स में निकालना है, तो मुझे बताएं कि एक घंटे में मिनट कितने होते हैं। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं बच्चों, तो आप इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 525,600 मिनट्स, यानी एक साल में 5,25,600 मिनट्स होते हैं। अब आपने मिनट्स भी निकाल लिए, अब आप इसको सेकंड में करें। तो सेकंड में करने के लिए फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 315,36,000 और साथ आपके पास यूनिट आएगा सेकंड्स। तो बच्चों ये देखें इतने सेकंड आपके पास होते हैं एक साल में। एक साल में इतने सेकंड होते हैं, ये बात अब आपने याद रखनी है। अच्छा, बी वाला अगर आप देखें ना तो वो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। बी वाला है हाउ मेनी ईयर्स आर इन 1 सेकंड। एक सेकंड में साल कितने होते हैं। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इस बात का क्या मतलब है, एक साल में सेकंड। हम तो ये देखते थे ना कि एक साल में कितने सेकंड है, ये पूछ रहा है एक सेकंड में कितने साल हैं। तो परेशान ना हो, एग्जामिनर पागल नहीं हुआ, सवाल आपका यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा गौर कीजिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। आप पहले मुझे ये बताएं कि एक साल में सेकंड कितने होते हैं। एक साल में अभी हमने निकाला और वो आया जी 315,36,000 से इतने होते हैं। अब उसने आपसे पूछा है कि अगर ये इतने सेकंड की बजाय एक सेकंड होता तो उसमें एक साल की बजाय कितने साल होते, ये पूछा उसने आपसे। तो अब इसको सोल्यूशन ज़रा देखिएगा, बड़ा ही आसान है। ये 315,36,000 नज़र आ रहा है आपको, ये इस जगह पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड होगा ना, और इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर सिर्फ 1 सेकंड रह जाएगा क्योंकि ये वाला सारा फैक्टर यहाँ चला जाएगा। तो हमने तो एक सेकंड ही निकालना है ना कि एक सेकंड में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, कितने साल होते हैं। तो आप यहाँ पर ये वाली पूरी वैल्यू को उठाएंगे 315,36,000 को, और उधर जाकर आप इसको डिवाइड कर देंगे एक साल से। ठीक है जी, ये आप इसका सोल्यूशन है, बहुत ही आसान। चलें करके देखते हैं। इस तरफ आपके पास सिर्फ एक सेकंड रह जाएगा और वहाँ पर आपके पास पहले से 1 ईयर मौजूद था। तो आप 1 ईयर को डिवाइड कर देंगे 315
36,000 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर करके आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाले को हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना था, मैं भूल गया, तो वो भी मैं अभी आपको करके बता देता हूँ। तो अगर आप इस वाले को कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 ईयर्स। इसका मतलब है कि एक सेकंड में 3.1 इंटू 10 की पावर -8 ईयर्स होते हैं। ये बात अब आपने याद रखनी है। ये न्यूमेरिकल MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQs में भी आ सकता है, लॉन्ग ये नहीं आता। अच्छा, इसको अब ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में करें। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे? तो बेटा यहाँ देखो, जहाँ पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता वो लास्ट पर होता है, ये आपका पॉइंट है। इसको जंप करवाओ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक देखें कितने जंप हुए हैं, 7 जंप हुए हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और यूनिट है सेकेंड्स। अब अगर आप गौर करें तो 3 और 6 को छोड़ दें, ये वाली वैल्यू देखें आपके पास है 5। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, पीछे वाले में 1 जमा कर लें, तो एक में 1 जमा करोगे तो वो 2 बन जाएगा। तो आपके पास क्या एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकेंड्स। बच्चों दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा 1.2 वाला न्यूमेरिकल भी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलें जी, 1.2 हो गया। अब 1.3 के ऊपर आ जाएं। कहता है जी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अमायर टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट योर आंसर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या कहता है आपसे? कहता है इमेजिन करें कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है जी। सो इमेजिन दैट दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब आपको वो कहता क्या है? कहता है जी मान लें कि इस रेक्टेंगुलर प्लेट की जो लेंथ है वो लेंथ है 18.3 सेंटीमीटर और इस रेक्टेंगुलर प्लेट की जो विड्थ है वो मान लें वो है 14.60 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताओ। अच्छा, अब आप सबको पता है कि अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं तो दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो ये आपके पास है 18.3 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करें इसको विड्थ से और विड्थ आपके पास है 14.60 सेंटीमीटर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे तो 18.3 मल्टीप्लाई बाय 14.60 एंड योर आंसर विल बी 267.18। अच्छा, अगली बात कि ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, जब ये दोनों सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर एरिया का यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आंसर देखें इसका। उसने आपको कहा क्या है? उसने आपको कहा है कि आंसर लिखें, आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर बताना है आपने। अब गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पर 18.3 को देखें इसको, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आप 14.60 को देखें, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं ना, ये रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आई इमेजिन कि आपने इसको पढ़ा होगा जब आपके टीचर ने आपको आर्टिकल पढ़ाया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब भी हम करते हैं तो इसके लिए एक रूल होता है कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के आंसर में आप हमेशा उतनी सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं जितनी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपकी किसी वैल्यू में होती है। जैसे अगर आप गौर करें तो इन दोनों वैल्यू में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। एक में 4 है, एक में 3 है, तो सबसे कम कितनी है? 3। तो आपके आंसर में भी कितनी होनी चाहिए? 3। तो ये 267 तक 3 पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि क्या कोई राउंड ऑफ हो सकता है। तो मुझे बताओगे 1 तो छोटा है और 8 से अगर राउंड ऑफ करके यहाँ लिखेंगे भी तो वो 2 बनेगा, वो छोटा ही रहेगा। तो हम इसको सिंपली ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह आंसर हमारा आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पर, जो कि है 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आपने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है, यानी जितनी सबसे कम वाली मेजरमेंट में आपकी आ रही है वो वाली आपने लिखनी है। चलें जी, 1.3 भी हो गया क्लियर। आगे चलें 1.4 के ऊपर आ जाएं। ये भी उसी तरह का सवाल है। फाइंड द सम, आपने इनका सम निकालना है अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अच्छा, अब इसमें भी याद रखिएगा, यहाँ पर अब सम है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं ना, यहाँ पर आपने सम और सब्ट्रैक्शन, यानी जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो याद रखना है आपका जो आंसर होता है
उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, जो कि आपकी जमा या सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज़ में से किसी में भी सबसे कम जितनी थी वो होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। आपने इनको सॉल्व करना है, ऐड करना है। तो 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28 एंड रिमेंबर कि ये सारे के सारी वैल्यूज़ आपको किलोग्राम में दी गई हैं। ये कैसे पता चला? ये देखें लिखा हुआ है गिवन इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में दी गई है, ये लिखा हुआ है आपके पास। आप इनको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे डालें, तो आप लिखेंगे 3.197 प्लस 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20.445 किलोग्राम। दैट इज़ योर आंसर। अब गौर कीजिएगा, आपका जो आंसर आया है इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ है ना। इसका मतलब है कि इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि आपके पास मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, जो कि आपके गिवन नंबर्स में से सबसे कम वाली थी। तो अगर आप गौर करें, इस नंबर में पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 3। इसमें पॉइंट के बाद इसमें भी कितने हैं? 3। इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं? 1। और इसमें देखें पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। तो मुझे बताएं कि मिनिमम वाला कौन सा है? ये वाला। मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 1 डिजिट होना चाहिए। तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पर ये सिर्फ 4 तक होना चाहिए और ये 4 5 लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसको इग्नोर कर देंगे। आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? 20.4 किलोग्राम। लो जी, दिस इज़ योर आंसर। तो इसका खास ख्याल आपने एमसीक्यूज़ में ज़रूर रखना है। एमसीक्यूज़ में इस तरह की वो ट्रिकी चीज़ें पूछ सकता है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो फिर कैलकुलेटर से आंसर निकाल के डायरेक्ट ये वाला लिख देते हैं। ये नहीं लिखना आपने, उसको डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना है। चौथा न्यूमेरिकल भी हो गया। चलो भाई, 5वां न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा समझने वाला भी है। तो बच्चों आपको क्या कहता है? कहता है जी, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अब लीस्ट काउंट के साथ याद रखिएगा, उसने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी बता दिया, क्योंकि आपको पता है लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। डायमीटर उसने आपको दिया 1.22 सेंटीमीटर। रिमेंबर दैट के पहले डायमीटर है, तो दिस इज़ द डायमीटर। और ये उसने आपको लेंथ दी हुई है, तो उसने आपको 1.22 सेंटीमीटर डायमीटर दिया और 5.35 सेंटीमीटर लेंथ दी है। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। सबसे पहली बात आपने उसमें वॉल्यूम निकालना है और दूसरी बात आपने उसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है। चलें सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली बात गिवन डाटा लिखें। आप सबसे पहले देखें कि उसने आपको जो डायमीटर दिया है वो कितना है। तो बच्चों डायमीटर आपके पास है 1.22 सेंटीमीटर। बच्चों उसके बाद उसने आपको जो लेंथ दी है रॉड की, वो लेंथ आपके पास है 5.35 सेंटीमीटर। आपको उसने जो लीस्ट काउंट दिया है, और लीस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहेंगे, वो उसने दिया है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात आपने इसमें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम में समझ लीजिएगा बातों को। सबसे पहली बात वॉल्यूम। बच्चों ये सिलेंडर है, ठीक है, जी सिलेंडर है। तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर ना सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। उसके लिए आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों फोकस कीजिएगा, हमारे पास जो सिलेंडर होता है उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h। ये बात याद रखनी है, πr²h। अच्छा, अब ये r क्या है? ये r आपके पास रेडियस होता है और h आपके पास हाइट होती है। इसको आप लेंथ भी कह सकते हैं, मतलब आप इसकी जगह लेंथ को भी ले सकते हैं। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले फिर हम इस डायमीटर से क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, रेडियस आपके पास डायमीटर का हाफ होता है, तो आप लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू d/2, डायमीटर का हाफ। डायमीटर आपके पास है 1.22 सेंटीमीटर। आप इसको 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, आपके पास डायमीटर आ जाएगा। सो लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। 1.22 डिवाइड बाई 2 एंड बच्चों योर आंसर विल बी 0.61 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। चलें अब हमने ना निकालना है वॉल्यूम। चलें इसको वॉल्यूम को सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान है। वॉल्यूम का फार्मूला है पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। रेडियस हमारे पास है 0.61 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। और हाइट हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें याद रखिएगा हमने किसी भी चीज़ को मीटर में नहीं किया, सारी चीज़ें हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो अब इसको आपने एज इट इज़ सॉल्व करना है।
हम लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.61 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5.35 एंड योर आंसर विल बी 6.250, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों दिस विल बी योर आंसर। अब गौर कीजिएगा, ये वाला नंबर आपके पास 5 है और पीछे 2 लिखा हुआ है जो कि पहले से ही एक इवन नंबर है। याद रखिएगा, अगर 5 हो तो पीछे ऑड नंबर हो तो इवन बना देते हैं, इवन हो तो कुछ भी नहीं करते। तो आप इसको सिंपली लिख देंगे 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास वॉल्यूम आ गया 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। लो बच्चों दिस इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया, ये तो बड़ा ही आसान काम था। अब मेन जो मुद्दा है वो अनसर्टेनिटी निकालना है। तो अनसर्टेनिटी निकालने के लिए पहले मैं दोनों में ना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखता हूँ। ज़रा बातें समझ लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी बात। अगर मैं डायमीटर लिखता हूँ, आपको पता है डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास कितना है 1.22 सेंटीमीटर। और इसमें अनसर्टेनिटी लिखने का तरीका होता है प्लस माइनस, और अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। देखें, ये आपको डायमीटर दिया गया 1.22 सेंटीमीटर और ये आपको उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी गई है। तो ये मैंने डायमीटर लिख दिया और ये मैंने प्लस माइनस डाल के उसमें क्या लिख दिया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिख दी है। चलो ये बात तो होगी क्लियर। आगे देखो, अब हम लिखते हैं लेंथ। तो लेंथ हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर और आपको पता है अनसर्टेनिटी उसमें भी उतनी होगी क्योंकि दोनों को हमने वर्नियर कैलीपर से नापा है। ये आ गई अनसर्टेनिटी। लेकिन बच्चों अब यहाँ बात याद रखनी है, ये डायमीटर है और उसमें अनसर्टेनिटी है और ये लेंथ है और उसमें अनसर्टेनिटी है, लेकिन हमारा ताल्लुक तो रेडियस के साथ है ना। तो अब हम निकालेंगे रेडियस में अनसर्टेनिटी। तो आपको पता है कि रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, तो अनसर्टेनिटी भी तो हाफ हो जाएगी ना। तो आपके पास 0.01 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी थी, आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो हाफ हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपके पास अनसर्टेनिटी इन रेडियस आएगी 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ये बात याद रखिए। अब मैं यहाँ पर इस बात को लिख भी देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपने ये बात भूलनी नहीं है कि ये हमने क्या निकाला है, दिस इज़ द अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब जहाँ कहीं भी रेडियस आएगा उसमें हम यही वाली अनसर्टेनिटी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा चले, अब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी किस में है, वॉल्यूम में। हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम में कितनी अनसर्टेनिटी। अब बातों को समझना है आपने ध्यान से। तो हम वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी निकालने लगे। वॉल्यूम का फार्मूला आपके सामने है। वॉल्यूम का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो आर और एच हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है पहली बात तो ये कि आपको मल्टीप्लिकेशन वाली अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन वाली अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका तरीकाकार है कि आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उनको आप ऐड कर देते हैं। अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी अनसर्टेनिटी कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप यहाँ गौर करें तो आर के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करने के अलावा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ यहाँ पावर फैक्टर भी आ रहा है, तो आपको पावर फैक्टर वाली अनसर्टेनिटी भी निकालनी पड़ेगी। और पावर फैक्टर वाली अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर वाली अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला होता है कि जो भी आपका पावर फैक्टर है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है विद द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये तरीकाकार है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि आपको दो अनसर्टेनिटीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, पहली पावर फैक्टर की अनसर्टेनिटी और दूसरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करके, यानी मल्टीप्लिकेशन वाली अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम हाइट और रेडियस दोनों में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस के रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी। अच्छा जी, बहुत ही आसान काम है, ज़रा गौर से समझना है बस आपने। बच्चों सबसे पहली बात, अगर मैं रेडियस लिखूं तो मेरे पास रेडियस है क्या, तो ये देखिए मैंने ऊपर वैल्यू लिखी रेडियस की 0.61 सेंटीमीटर। रेडियस मेरे पास है 0.61 सेंटीमीटर प्लस माइनस, उसमें अनसर्टेनिटी देखें ये लिखी हुई है रेड कलर में, ये 0.005 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे पास अनसर्टेनिटी। अब हमने इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो बच्चों परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला याद रखिएगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, उसको आपने मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो ये होती है, ये आपकी मेजर्ड वैल्यू होती है।
तो अब इनको पुट कर लें यहाँ पर, तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.005 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दें उसको मैयड वैल्यू से, मैयड वैल्यू हमारे पास है 0.61 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई कर दें आप उसको 100 से। अच्छा, पहली बात तो यहाँ पर आपने ये याद रखनी है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से फौत हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें, 0.005 को 0.61 से डिवाइड करें और जो भी आपके पास आंसर आता है उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना टू फाइंड द परसेंटेज। तो जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी 0.819%। लो बच्चों, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास किस में आ गई है? रेडियस में आ गई है। तो अगर आपने रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो ये तरीका होगा। अभी हम पावर फैक्टर वगैरह वाली बात भी करते हैं, लेकिन पहले हम हाइट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। तो ये होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब हम बात करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन हाइट। अच्छा, अब इसके लिए हाइट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हाइट की वैल्यू लिखें ज़रा। हाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये देखें, ये टॉपर हाइट या लेंथ तो 5.35 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5.35 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। फिर वही बात, आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसका क्या फार्मूला होता है बच्चों? परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड डिवाइड दैट विद मैयड वैल्यू मल्टीप्लाई दैट विद 100। आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.01 सेंटीमीटर। आप उसको डिवाइड कर दें मैयड वैल्यू से जो कि आपके पास है 5.35 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है जी, कैलकुलेट करके देख लें। आपका आंसर आ जाएगा 0.186%। तो बच्चों ये आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई है हाइट में। ठीक है जी, चलें। अब मैंने आपको स्टार्ट में ही पूरा पैटर्न बता दिया था, और वो जो पूरा पैटर्न मैंने आपको बताया था वो कुछ ये था कि सबसे पहले आपने पावर फैक्टर सॉल्व करना है, मतलब पावर फैक्टर को अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देना रेडियस वाली, और फिर आपने दोनों की इकट्ठी अनसर्टेनिटी आपने जमा करनी है। तो सबसे पहले हम पावर फैक्टर वाली अनसर्टेनिटी सॉल्व करते हैं ताकि आपको आसानी हो। मैं यहाँ पर पावर फैक्टर लिख रहा हूँ ताकि जब आप इसको सॉल्व करें या नोट करें तो आपको आसानी हो मामला में। पावर फैक्टर, सबसे पहले पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी निकालेंगे। ज़रा देखिएगा बच्चों, पावर फैक्टर में अगर अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल के उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने रेडियस में निकाली, वो ये थी 0.819%। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी 0.819%। और अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो फार्मूला है उसमें पावर फैक्टर रेडियस के ऊपर पावर क्या है? 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आएगा 0.819% मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ये आपके पास बन जाएगी 1.638%। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम इसको परसेंटेज में ना निकालें बल्कि वैल्यू में निकालें। तो ज़रा गौर कीजिएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मैयड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालें, इसकी वैल्यू को निकालें। तो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान काम है। ये मैयड वैल्यू इस जगह पर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास ये वाला फार्मूला बनेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मैयड वैल्यू। अच्छा, दूसरी बात, ये वाला 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 100 और आंसर में आपके पास रह जाएगी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम सेंटीमीटर में निकालें, परसेंटेज में ना निकालें। तो अब हम यहीं से ही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस केस में कितनी होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो फार्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि अभी हमने निकाली 1.638%। उसको मैयड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो रेडियस की मैयड वैल्यू ये देखें, रेडियस की मैयड वैल्यू ये लिखी हुई है 0.61 सेंटीमीटर। तो रेडियस की मैयड वैल्यू आ जाएगी 0.61 सेंटीमीटर
और आप उसको डिवाइड कर देंगे विद 100। सुकून से इसको कैलकुलेटर पे करें, आपके पास आंसर आएगा एंड आंसर विल बी 1.638 मल्टीप्लाई बाय 0.61 एंड देन यू हैव टू डिवाइड दैट विद 100। तो आपके पास आंसर आएगा 0.0099 सेंटीमीटर। लो बच्चों, ये आपके पास आ गई है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। दिस इज़ द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किस में आई है? रेडियस में। और रेडियस में कैसे आई है? आफ्टर पावर फैक्टर। यानी जब मैंने पावर फैक्टर के लिए सॉल्व किया तो रेडियस में टोटल अनसर्टेनिटी ये थी। अच्छा, अब हम निकालना चाहते हैं टोटल अनसर्टेनिटी। कि टोटल अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी होने वाली है। तो टोटल अनसर्टेनिटी अब ज़रा गौर से समझनी है आपने। उसके लिए हम पहले हाइट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, हाइट के ऊपर आ जाए। ये लें जी, ये हमने हाइट में अनसर्टेनिटी निकाली है, लेकिन देखें ये भी हमने परसेंटेज में निकाली है, तो इसको पहले एब्सोल्यूट में निकालें। तो अगर आपने हाइट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी है तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखेंगे, जो कि हमारे पास कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर। सॉरी, फार्मूला हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 0.186%। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड वैल्यू से, जो कि आपके पास 5.35 सेंटीमीटर है, और फिर आप उसको डिवाइड करेंगे विद 100 और ये आपके पास आंसर आएगा एंड आंसर विल बी 0.186 मल्टीप्लाई बाय 5.35 डिवाइड बाय 100। एंड बच्चों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 0.0099। यहाँ पर भी आपका आंसर सेम आ जाएगा, सेंटीमीटर। और दिस आंसर विल आल्सो बी सेम। चलें, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास किस में आ गई? हाइट में आ गई। अच्छा, अब आप जान चुके हैं कि इससे पहले हमने पावर फैक्टर के बारे में बातचीत कर ली। अब यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन वाली अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे पास। तो अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए अनसर्टेनिटी निकालनी है और वही हमारी टोटल अनसर्टेनिटी होगी। यानी टोटल अनसर्टेनिटी बेसिकली कब निकलेगी? जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए अनसर्टेनिटी को सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या तरीकाकार होता है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करें। तो यहाँ पर आप देखें कि पावर फैक्टर के बाद आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बनी थी? 1.638%। एंड यहाँ पर हाइट के अंदर आपकी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बनी थी? 0.186%। यहाँ पर आप लिखेंगे 0.186%। इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 1.638 प्लस 0.186%। तो ये आ जाएगा 1.824%। टोटल अनसर्टेनिटी आ गई। अब आपका जो वॉल्यूम था, जो कि हमने πr² वाले फार्मूले से निकाला था, उसकी वैल्यू देखें कितनी आई थी। ये देखें, ये वैल्यू थी हमारे पास सॉरी 6.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी है 6.2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1.824%। ये बेटा हमारे पास वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी है। ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इस आंसर में प्रॉब्लम है कि हमारी जो अनसर्टेनिटी आई है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जबकि हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चाहिए। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सॉल्व करने का फार्मूला बताया ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सॉल्व करने का फार्मूला है। तो अब हम यहाँ से पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उसको हम टोटल करेंगे। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखनी है, जो कि 1.284% है। फिर मेजर्ड वैल्यू लिखनी है, जो कि 6.2 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पर मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख लेता हूँ। और डिवाइड आपने उसको करना है 100 से। तो गौर कीजिएगा, ये आपके पास बनेगा 6.2 मल्टीप्लाई बाय 1.824% एंड देन यू विल डिवाइड दैट बाय 100। आपके पास आंसर आएगा 0.113 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब यहाँ गौर कीजिएगा, फिर समझने वाली बात है कि ये 1 और 3 इनका तो कुछ नहीं बनता ना, क्योंकि आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते 1 और 3 को। तो आप सिंपली इसकी अनसर्टेनिटी कितनी लिख दोगे?
आप सिंपली इसकी अनसर्टेनिटी लिख दोगे 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टोटल आ गई आपके पास। अब आप इसको वहाँ पर पुट कर दो। तो फाइनल आंसर अगर आप वॉल्यूम का निकालेंगे बच्चों, तो बच्चों वॉल्यूम का जो फाइनल आंसर बनेगा आपके पास दैट विल बी 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो बच्चों, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। लो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इट वाज अ प्रीटी लॉन्ग न्यूमेरिकल, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल था, लेकिन अगर आप बुक में आंसर देखें तो ये देखें 6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपके पास 6.2 इंटू 0.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है। सो थोड़ा सा ये लंबा न्यूमेरिकल था, लेकिन आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से तो ये क्लियर हो जाएगा। इन केस ये समझ नहीं आया तो आप 2x पे करके या 1.5x के ऊपर करके ना लेक्चर को दोबारा सुने, आपको ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से करवाया मैंने। बहरहाल आगे चलते हैं। 1.6 वाला न्यूमेरिकल कहता है जी, शो दैट द एक्सप्रेशन VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज डिमेंशनली करेक्ट। ये इसको साबित करना है। अब आपने सीधा करके लिखते हैं, ये आपके पास है जी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। साबित करेंगे ये बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता है साबित करने के लिए आपको राइट हैंड साइड की डिमेंशंस और लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन इक्वल करनी पड़ेंगी। अच्छा, 2 की तो कोई डिमेंशन नहीं होती, तो 2 एज इट इज़। एक्सेलरेशन की डिमेंशन होती है LT माइनस 2, ठीक है, और S डिस्टेंस है तो उसकी डिमेंशन L होती है। वेलोसिटी की डिमेंशन होती है LT माइनस 1 और उसके ऊपर है स्क्वायर, फिर माइनस, और फिर वेलोसिटी है तो उसकी डिमेंशन होती है LT माइनस 1 और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब आप अगर आप गौर करें तो ये वाला L और ये वाला L मिलकर बन जाएंगे L स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2, और इस तरफ अगर आप देखें तो ये L का स्क्वायर आएगा, और जब T का -1 मल्टीप्लाई होगा तो वो -2 बन जाएगा। फिर इधर आएगा माइनस, और यहाँ आपके पास आएगा L का स्क्वायर और साथ आ जाएगा T माइनस 2। अब चूँकि ये दोनों तरफ ये देखें, ये वाली दोनों डिमेंशंस क्या है, सेम। ये इन दोनों को कैंसिल नहीं कर देना मुंह उठा के गलती से। आपके पास का आंसर आएगा L स्क्वायर T माइनस 2 इज़ इक्वल टू, चूँकि दोनों सेम है तो अब इनको एक दफ़ा लिख दें L स्क्वायर T माइनस 2। तो आप देखें कि दोनों साइडों की जो डिमेंशंस हैं बच्चों वो इक्वल है। इस साइड की डिमेंशन अगर आप देखें और उस साइड की डिमेंशन देखें तो इक्वल है। यानी आप यहाँ पर कहेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। चलें जी, होप सो 1.6 आपको समझ में आ गया होगा। 1.7 ये भी डिमेंशंस के साथ ताल्लुक़ रखता है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू MC स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। साबित करेंगे E इक्वल्स टू MC स्क्वायर भी करेक्ट है, तो हम लिखेंगे E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। अच्छा बच्चों, E यहाँ पर एनर्जी है। चलो पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क की बेसिकली एनर्जी होता है, क्योंकि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होते हैं। फोर्स की डिमेंशन होती है MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की डिमेंशन होती है L। तो ये आपके पास बनेगा ML स्क्वायर T माइनस 2, क्योंकि ये वाला L और ये वाला L स्क्वायर बन जाएंगे। चलें, ये आपके पास किसकी डिमेंशन आ गई, एनर्जी की डिमेंशन आ गई या फिर वर्क की डिमेंशन आ गई। चलें, तो एनर्जी की डिमेंशन की जगह लिख लें जी ML स्क्वायर T माइनस 2 इज़ इक्वल टू, ये मैस है तो मैस की डिमेंशन आएगी कैपिटल M, और C है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड है तो स्पीड की डिमेंशन होती है LT माइनस 1, ये LT माइनस 1 आ जाएगा। चलें, और उसका स्क्वायर है, इस तरफ आपके पास आएगा ML स्क्वायर T माइनस 2, और इस तरफ आपके पास आएगा L का स्क्वायर बन जाएगा तो L स्क्वायर और T माइनस 2 आ जाएगा। तो देखें दोनों साइडों की डायमेंशंस इक्वल हैं, तो आप कहेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
चूँकि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड के इक्वल है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चलें जी, आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी। आगे चलें जी, ये क्लियर हो गया। चलें 8वां न्यूमेरिकल देखें 1.8। डिराइव अ फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम यूजिंग, अब ये सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके फार्मूला निकालें। तो जब आपने डायमेंशंस पढ़ी थी तो आपको याद होगा आपने फार्मूला निकालने का तरीका सीखा था। उसने कहा थी कि टाइम पीरियड में डिपेंड अपॉन, उसने आपको 4 फैक्टर दे दिए। अच्छा, अब आपको पता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप टाइम पीरियड को जो फैक्टर उसने बताए हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें। जैसे सबसे पहले उसने कहा लेंथ, तो टाइम पीरियड को लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें। फिर उसने कहा मैस, तो आप टाइम पीरियड को मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें। फिर उसने कहा एंगल, तो आप टाइम पीरियड को एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें। और फिर उसने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप टाइम पीरियड को जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखें। पहला स्टेप तो यही है कि जो फैक्टर उसने बताए हुए हैं उस फैक्टर को टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल लिख दें। उसके बाद आप इनके ऊपर पावर दे दें अपनी मर्ज़ी से, ए बी सी डी, आप एक्स वाई जी भी दे सकते हैं। बस अब आपने इन इक्वेशन को इकट्ठा करना है, तो आप लिखेंगे टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एम थीटा और जी, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनके ऊपर जो पावर्स थी वो लिख दें ए बी सी और डी। फिर आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो आपको पता है यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, तो टी विल बी इक्वल टू, इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और बाकी चीज़ें एज इट इज़, तो लेंथ की पावर ए, मैस की पावर बी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर सी, और सॉरी थीटा की पावर हमने सी लिखी है। चलें चेंज नहीं करते हम लिखते हैं जी थीटा की पावर सी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर डी। चलें अब आपने क्या करना है, आपने दोनों तरफ डायमेंशंस लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ तक बात होगी क्लियर, ये आपकी इक्वेशन बन गई, दिस इज़ योर इक्वेशन। बस अब आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोनों तरफ डायमेंशंस लिखें, ठीक है जी। अब हम दोनों तरफ डायमेंशंस लिखते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। हम क्या करते हैं जी, टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी, सेकेंड यूनिट होता है ना, कांस्टेंट को छोड़ दें फ़िलहाल। लेंथ की डायमेंशन होती है एल और उसकी पावर में है ए। मैस की पावर होती है एम, उसकी पावर मैस की डायमेंशन होती है एम, उसकी पावर में है बी। अच्छा, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम इसको L इंटू L-1 लिखते हैं। क्यों, ज़रा ये भी समझ लीजिएगा। ये जो थीटा होता है ना बच्चों, इसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ये इसका फार्मूला होता है। तो आप देखो ये दोनों लेंथ है, दोनों का यूनिट मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, इसका यूनिट भी मीटर होता है। तो हमने इसको L-1 लिख दिया है, क्योंकि मीटर बन जाएगा L और नीचे वाला मीटर भी बन जाएगा L। तो जब नीचे वाला मीटर ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 बन जाएगा। आगे देखें, आगे आपके पास G है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन वाली डायमेंशन ही होंगी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती हैं LT-2। अच्छा, ये थीटा के ऊपर C है और G के ऊपर D है। चलें इसको फर्दर सॉल्व करें। टाइम पीरियड की डायमेंशन टी आ जाएगी, लेंथ की पावर ए आ जाएगी, मैस की पावर बी आ जाएगी, L इंटू L-1 की बन जाएगी L की पावर C और L की पावर -C, क्योंकि -1 C से मल्टीप्लाई होगा तो -C हो जाएगा। और फिर आपके पास है LT-2, तो L की पावर D और T की पावर -2D। लें जी, अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको इकट्ठे कर देना, तो आपके पास आएगा टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू लेंथ की पावर A, मैस की पावर B, लेंथ की पावर C, लेंथ की पावर -C, लेंथ की पावर D और टाइम पीरियड की पावर -2D। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो आपके पास ये भी लेंथ है जिसकी पावर A है, ये भी लेंथ है जिसकी पावर C है, ये भी लेंथ है जिसकी पावर -C और ये भी लेंथ है जिसकी पावर -D है। आप इन सारी लेंथ को इकट्ठा लिख दें तो आपके पास आएगा टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू लेंथ A, उसकी पावर +C, फिर आएगा -C और फिर आएगा +D। फिर मैस लिखें, उसकी पावर आएगी B और फिर टाइम लिखें, उसकी पावर आएगी -2D। बच्चों उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा,
कि हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है सिर्फ टाइम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं एम नोट एल नोट टी, क्योंकि मैस और लेंथ तो है ही नहीं, तो हम उसकी पावर एल नोट लिख देते हैं और एम नोट लिख देते हैं। तो ए प्लस सी माइनस सी प्लस डी, एम की पावर बी और टाइम पीरियड की पावर -2d। चैलेंज। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पर बात समझनी है। अब आपने यहाँ पर आपका अगला स्टेप शुरू हो रहा है, और वो क्या है जी? वो ये है जी कि कंपेयर डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। अब आपने दोनों साइड्स की डायमेंशंस को कंपेयर करना है। जैसे कि यहाँ देखें मैस की पावर 0 है और यहाँ मैस की पावर b है, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा? मैस की पावर b है, तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। b विल बी इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पर हमें पता चल गया कि b किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। फिर अगर आप गौर करें तो आपके पास लेंथ की जो पावर है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर a प्लस सी माइनस सी प्लस डी है, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी आपके पास ये बनेगा a प्लस सी माइनस सी प्लस डी एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी कॉमन सी बात है, ये दोनों फौत हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर में आएगा a प्लस डी इज़ इक्वल टू 0। चलें इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप 2d वाली इक्वेशन को देखें। ये लिखा हुआ है -2d और ये यहाँ पर टाइम है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। तो आपके पास ये बन जाएगा -2d इज़ इक्वल टू 1, और अगर आपने d की वैल्यू निकालनी है तो ये -2 इस जगह पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास d का फार्मूला बनेगा -1/2। तो ये बच्चों d की वैल्यू आ गई, और d की वैल्यू क्या आई है? -1/2। ठीक है जी, चलें, और d की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब आप यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास बनेगा a प्लस d की वैल्यू है -1/2 इज़ इक्वल टू 0, और जब ये -1/2 इधर जाएगा तो आपको पता है ये प्लस बन जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 1/2। चलो, तो d की वैल्यू आ गई -1/2 और a की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। बस, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने इसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देना। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है ना, ये वाली दिस इक्वेशन, आपने अपनी सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देना। मैं पहले ये इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ, फिर हम पुट करते हैं। तो देखिएगा कि इक्वेशन हमारे पास है कांस्टेंट, लेंथ की पावर a, मैस की पावर b, थीटा की पावर c और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर d। बस अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करते जाएं। तो टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ की पावर। बच्चों a की वैल्यू बताएं कितनी आई है? तो a की वैल्यू है 1/2, तो a की जगह हमने लिख दिया 1/2। मैस b किसके इक्वल है? तो ये देखें b 0 के इक्वल है इस जगह पर, तो b की जगह आप क्या पुट करेंगे? b की जगह पुट करेंगे 0। फिर थीटा की बात करें तो c कहीं पर भी नहीं आया, तो c भी 0 है, c भी 0 आ गया। और फिर g की बात करें जी, तो वो d के इक्वल है, और d की वैल्यू देखें ये कितनी दी गई है? -1/2। तो अब यहाँ पर लिख देंगे -1/2। चलें, अब यहाँ पर m भी 0 है और थीटा भी 0 है, इसका मतलब है कि इन दोनों का यहाँ से इनकी ज़िंदगी ख़त्म, इनका किरदार ख़त्म। आपके पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला बचेगा वो बचेगा टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ की पावर 1/2 डिवाइड बाय थीटा की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर थीटा की पावर -1/2 थी, जो नीचे जाएगा तो फिर वो सॉरी जी की पावर, सॉरी माजरत, यहाँ पर जी की पावर आएगी, थीटा की नहीं बल्कि जी की पावर 1/2 आएगी। तो जी की पावर ऊपर -1/2 थी, तो नीचे जाके 1/2 हो जाएगी। अब आपको पता है कि 1/2 हम अंडर रूट को कहते हैं, तो आपके पास टाइम पीरियड का फार्मूला बनेगा कांस्टेंट इनटू लेंथ की पावर 1/2 थी तो अंडर रूट आ जाएगा, और जी की पावर भी 1/2 थी तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? अंडर रूट। अब चूँकि दोनों पे अंडर रूट है तो हम एक ही अंडर रूट लगा लेते हैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा कांस्टेंट, और एक ही हम पूरा अंडर रूट लगा देते हैं, तो अंडर रूट ऑफ L/G। तो आप देखें कि आपको याद होगा कि आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का 10th क्लास में जो फार्मूला पढ़ा था वो यही था।
बस यहाँ पर कांस्टेंट की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता है कि डिमेंशनल एनालिसिस की ये लिमिटेशन है कि वो हमें कांस्टेंट के बारे में किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन फ्राहम नहीं करता। तो बच्चों ये वो मेथड था, ये वो तरीका था जिसका इस्तेमाल करके हमने 1.8 वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर ये आपके सामने किताब में लिखा हुआ है। आई होप सो कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर बच्चे को जवाब देता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।